दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी तबलीगी जमात पर मोदी सरकार के मौन की, बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी के दबदबे की। जानेंगे कि क्या शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएगी मोदी सरकार, क्या चुनाव के लिए शाह ने किया नड्डा को दरकिनार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पंजाब विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को घोषित की छुट्टी, छठ के अवसर पर छुट्टी का ऐलान, सार्वजनिक जगहों पर मनाने की रहेगी रोक। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने की शिरकत, वर्तमान महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित हुआ सम्मेलन, कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने किया संबोधन। दिल्ली में फिर संपूर्ण बंदी की आहट, शादी में भी 50 लोग बुलाने की इजाजत, केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस फिर से होगी बंद, यात्रियों की संख्या में कमी के चलते लिया फैसला, 23 नवंबर से बंद हो जाएगा संचालन। और सेंसेक्स अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हुआ बंद, 315 अंकों की तेजी के साथ 43,953 पर पहुंचा। निफ्टी ने भी बनाया रिकॉर्ड, 94 अंक की तेजी के साथ 12,874 पर हुआ बंद। के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत फैलने के कई कारण हैं, लेकिन मीडिया के एक वर्ग और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के नेता केवल तबलीगी जमात पर ही उंगलियां उठा रहे थे कि जमात के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण देश में संक्रमण फैला है। इसे लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो अब उससे सही जवाब देते नहीं बन रहा है। इसीलिए अब सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर केंद्र को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दामिनी। राजीव जी, स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर तबलीगी जमात पर मीडिया के वर्ग ने बेबुनियाद बातें की। मोदी सरकार ने भी बेतुकी बातें करने वाले मीडिया पर लगाम नहीं कसी और अब तो वो कोर्ट को जवाब भी नहीं दे पा रही है। तो राजीव जी, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने ही मीडिया को छूट दी थी कि वो ऐसा करे? जी दामिनी, ये देखना वाकई दुखद था कि एक बड़ी मुसीबत के वक्त किस तरह असल कारण को जानने पहचानने की जगह तबलीगी जमात को दोषी ठहराने की पुरजोर कोशिश की गई। और उससे भी अधिक दुख की बात यह है कि सबको साथ लेकर चलने की बात कहने वाली मोदी सरकार इस तरह की पक्षपाती खबरों का खंडन न कर सकी, बल्कि सरकार ने संक्रमितों के आंकड़े बताने के दौरान तबलीगी जमात के लोगों की संख्या अलग से बताकर एक तरह से इस भ्रामक धारणा को बढ़ावा ही दिया। इस तरह के पूर्वाग्रह का नतीजा देश भर के अल्पसंख्यकों ने भुगता। एक तरफ देश में धार्मिक विभाजन की खाई बढ़ी तो दूसरी ओर असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया गया, भटकाया गया। सरकार की ओर से कहां क्या कमी रह गई दामिनी, उसके फैसले कहां गलत हुए, इस पर इन सब चीज़ों पर गंभीर विमर्श की जगह सुनी सुनाई बातों पर बेतुकी चर्चाएं होने लगी। और ये राहत की बात है कि अदालत के कारण इस तरह की बेबुनियाद बातों पर लगाम कसने की पहल अब हुई है, लेकिन सरकार का इसमें जो योगदान होना चाहिए था, सरकार उसमें फिर चूक गई है। उसके द्वारा पेश किया गया हलफनामा इसका सबूत है। इसीलिए अब अदालत की ओर से सरकार को फिर से हलफनामा पेश करने का आदेश दिया गया है। उम्मीद है कि सरकार अब अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगी और स्वास्थ्य मुसीबत की आड़ में धार्मिक दुर्भावना फैलाने की साजिशों को रोका जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब केंद्र सरकार तो गोलमोल जवाब दे रही है, जिस पर सर्वोच्च अदालत संतुष्ट नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि नए हलफनामे में क्या जवाब आता है। वैसे आज सभी की निगाहें बिहार में मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर टिकी थी। काफी मंथन के बाद मंत्रियों को उनके काम का बंटवारा कर दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि सरकार में बीजेपी का ही दबदबा है। भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन सत्ता की कमान तो पर्दे के पीछे बीजेपी के हाथ ही आ गई है। तो मंत्रिमंडल में किसे मिला कौन सा पद, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी जेडीयू पर भारी पड़ गई। चुनावी नतीजों में बीजेपी ने जेडीयू से कहीं ज्यादा वोट हासिल किए हैं, इसलिए अब सरकार में भी उसका दबदबा है। भले ही बीजेपी ने सीएम पद की कुर्बानी दे दी हो, लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार में अहम भूमिका वही निभा रही है। आज मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में भी बीजेपी का ही फायदा हुआ है, क्योंकि वित्त मंत्रालय से लेकर पर्यटन, श्रम और खनन विभाग का जिम्मा उसे ही मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस समेत वह विभाग रखे हैं जिन्हें अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, कमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन, आपदा प्रबंधन,
शहरी विकास के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ उद्योग मंत्रालय मिला है। इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए मंगल पांडे का कद बढ़ा है। उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही पथ निर्माण और कला एवं संस्कृति मंत्रालय का भी जिम्मा मिला है। अमरेंद्र सिंह को कृषि, कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग का प्रभार मिला है। रामप्रीत पासवान को पीएचईडी मंत्री बनाया गया है। जीवेश कुमार को पर्यटन, श्रम और खनन विभाग और राम सूरत को राजस्व और कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं जेडीयू के कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा मिला है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा के साथ ही योजना और खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय मिला है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय मिला है। शीला कुमार को परिवहन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं हम के संतोष मांझी को लघु सिंचाई के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। और वीआईपी के मुकेश साहनी को पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय मिला है। इस बंटवारे से साफ है कि जहां बीजेपी ने अपने 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री बनाए हैं, वहीं सबसे ज्यादा विभाग भी उसी को मिला है। बिहार में मंत्रियों को अपना अपना काम मिल गया, लेकिन इन मंत्रियों की सूची में 16% की आबादी वाले मुस्लिम तबके को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल चारों दलों में से केवल जेडीयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें कोई भी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाया। अब देखना यह होगा कि नीतीश विधान परिषद के रास्ते किसी अल्पसंख्यक को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं या नहीं। बिहार में सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 7, जेडीयू के कोटे से 5 हम और वीआईपी से 1-1 मंत्री बने हैं। नीतीश कैबिनेट में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, जिसमें दलित, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेताओं को जगह मिली है। लेकिन नीतीश के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि आजादी के बाद बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 16% की आबादी वाले मुस्लिम तबके को कोई नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में नहीं दी गई है। गौरतलब है कि एनडीए में 4 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें केवल जेडीयू ने ही 11 मुसलमान उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। पिछली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे जेडीयू के खुर्शीद और फिरोज भी इस बार चुनाव हार गए हैं। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन एनडीए से इस बार कोई भी मुस्लिम विधानसभा चुनाव जीतकर नहीं आया है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट में किसी मुस्लिम को जगह दी जाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार में मंत्रिमंडल की तस्वीर को देखकर साफ हो गया कि बीजेपी से लेकर जेडीयू तक ने केवल हिंदुत्व कार्ड खेला है, जिसकी बिसात बीजेपी शुरुआत से बिछाती आई थी, लेकिन वो खुलकर इसे बोलने से बचती रही है। वैसे केंद्र की मोदी सरकार तो संसद में विपक्ष के सवालों से भी बचती रही है। शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य मुसीबत को बहाना बनाकर शीतकालीन सत्र को टाला जा सकता है। जी हां, मोदी सरकार अब की बार ऐसा कदम उठाने जा रही है, जिसकी वजह से जनता से जुड़े काम एक बार फिर रुकेंगे, साथ ही नया इतिहास भी रचा जाएगा। महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र तो सरकार ने जैसे तैसे आयोजित करवा दिया, लेकिन अब शीतकालीन सत्र बुलाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि लंबा वक्त गुजरने के बाद भी वायरस का असर कम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आम जनता से लेकर राजनेता तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान ही दोनों सदनों के 40 सांसद पॉजिटिव पाए गए थे, इसीलिए सरकार ने वक्त से पहले ही सदनों को स्थगित कर दिया था। मगर अब शीतकालीन सत्र महामारी की भेंट चढ़ सकता है। सरकार साल के आखिरी सत्र पर अब तक फैसला नहीं ले पाई है। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार सत्र को नहीं बुलाएगी। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र 3 सप्ताह की अवधि का होता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र के शुरू होने की तारीख और अवधि को तय करती है। इसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और सरकार के सूत्रों ने भी संकेत दिया है कि आगामी दिनों में कोई बैठक निर्धारित नहीं है। एक मंत्री ने कहा कि बहुत कुछ महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर शीतकालीन सत्र नहीं होता है तो सरकार बजट सत्र के लिए जा सकती है, जो नए साल का पहला सत्र होगा।
यानी सरकार सीधे अगले साल जनवरी के अंत में बजट सत्र कराएगी। नियमों के अनुसार 6 महीने के अंदर सत्र को बुलाया जाना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार किसी दबाव में नहीं है। हालांकि बजट सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 मार्च से पहले केंद्रीय बजट पारित किया जाना है। अगर शीतकालीन सत्र रद्द होता तो ये ऐसा चौथी बार होगा। इससे पहले 1975, 1979 और 1984 में भी शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त कोई इतिहास नहीं बना था। मगर इस बार शीतकालीन सत्र आयोजित न होने से 2020 के नाम सबसे कम समय तक सत्र चलने का रिकॉर्ड होगा। शीतकालीन सत्र पर संशय के बीच सवाल उठता है कि जब बिहार चुनाव आयोजित हो सकता है, करोड़ों जनता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सकती है, तो फिर सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। अब संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर टिकी हैं। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो नहीं, लेकिन अमित शाह अपनी ताकत झोंक रहे हैं। साल 2021 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इनमें से सिर्फ असम में ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी इन राज्यों को जीतकर भारत के नक्शे पर भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ जीत दर्ज करना तो दूर, पार्टी कई दशकों से कदम भी नहीं जमा पाई है। इसीलिए उसने 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। खासकर पार्टी का फोकस बड़े राज्यों तमिलनाडु पर और पश्चिम बंगाल पर टिका है। खुद अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारियां छोड़कर बीजेपी को जिताने की जुगत में लगे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दरकिनार कर दिया है। वो बंगाल में हिंदुत्व का कार्ड खेलने के साथ युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। उन्होंने हाल में बंगाल का दौरा कर ममता को मात देने की बिसात बिछाई। वहीं दूसरी तरफ अब वो तमिलनाडु की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनका फोकस कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के साथ नए साथियों की तलाश करना होगा। एक अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि एम करुणानिधि के बड़े बेटे अलागिरी एक नई पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। अलागिरी 6 साल से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से डीएमके से निकाल दिया गया था। पार्टी की कमान तब से करुणानिधि के छोटे बेटे एम.के. स्टालिन के हाथों में है। ऐसे में एम करुणानिधि के बेटे अलागिरी एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाकर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि अगर ये साथ जुड़ गया तो भी दक्षिण राज्य के समीकरणों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अलागिरी और बीजेपी वैसे भी यहाँ की सियासत में मजबूत नहीं है। ऐसे में उन्हें यहाँ कदम जमाने में काफी मुश्किल होगी। इसी राह को आसान बनाने के लिए अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारियों को भूलकर बीजेपी की जीत पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे ये जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को निभानी चाहिए, लेकिन लगता है कि शाह को अब भी नड्डा पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि जो भी बड़े राज्य हैं वहां वो खुद ही कमान संभाल रहे हैं। अब शाह के आगे बढ़ने के सियासी संकेतों के मायने निकाले जाएं तो कहा यही जाएगा कि नड्डा महज चेहरा हैं, पार्टी की कमान अब भी शाह के हाथ में है। बीजेपी ने बंगाल और तमिलनाडु चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी यहां कितना दम दिखा पाती है। वैसे इस वक्त तो राजस्थान में जाट समुदाय अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहा है। गुर्जर के बाद अब जाट समाज ने गहलोत सरकार को चिंता में डाल दिया है। जाट समाज ने 18 नवंबर को भरतपुर में महापंचायत बुलाई। तो क्या है जाट समाज की मांग, जिस कारण वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कभी उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिलती है तो कभी विपक्षी दल बीजेपी से। राजनीतिक मुद्दों से गहलोत निपटते हैं तो सामाजिक मुद्दों में उलझ जाते हैं। अभी हाल ही में गुर्जर रेलवे ट्रैक रोक कर बैठ गए थे। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों की मांगों को मानकर किसी तरह से उनका आंदोलन खत्म कराया कि अब जाट समाज आंदोलन की तैयारी में है। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज ने भी गहलोत सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ये लोग भी अब अपने लिए कोटा की मांग कर रहे हैं। जाट चाहते हैं कि राज्य सरकार उन्हें भी राजस्थान के बाकी 31 जिलों के जाटों की तरह कोटा देने के लिए न केवल केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दबाव बनाए, बल्कि वादे के अनुसार खाली पड़ी भर्तियों में नियुक्तियां भी जारी करे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए जाटों ने भी 18 नवंबर को भरतपुर के पथेना गांव में महापंचायत बुलाई है। इसके बाद एक बड़ी रैली करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। जाटों ने कहा कि सरकार ने यदि उनकी मांग नहीं मानी तो वो भरतपुर से गुजरने वाले दिल्ली, मुंबई और मथुरा रेल ट्रैक को जाम कर देंगे। अब देखना होगा कि गहलोत सरकार जाटों के साथ समझौता करती है या आंदोलनकारियों पर अपना रुख सख्त रखती है। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब विधानसभा चुनाव की। बिहार में जेडीयू से आगे निकलने के बाद बीजेपी के हौसले इस कदर बुलंद होने लगे हैं कि वो बिना बैसाखी के भी आगे बढ़ने को तैयार हो रही है।
जी हां, पंजाब में बीजेपी ने अकालियों से अलग चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, लेकिन ये अहंकार बीजेपी के अरमान बिखेर सकता है। पंजाब की जमीन पर हमेशा से ही अकाली दल के साथ कदम बढ़ाने वाली बीजेपी के हौसले कभी इतने बुलंद नहीं हुए कि वो अपने सियासी सफर को अकेले दम पर आगे बढ़ाने की सोचे। लेकिन जब से बिहार में उसने जेडीयू पर अपना दबदबा कायम किया है, जब से उसने जेडीयू से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, तब से वो बिना बैसाखी के चलने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बीजेपी पंजाब में अपने पैरों पर खड़ी होने की कवायद में जुटी है। शिरोमणि अकाली दल यानी शीयद से गठबंधन टूटने के बाद उसने साफ साफ कह दिया है कि वो सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। बीजेपी नेता ने कहा कि जमीन स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राज्य के 23,000 मतदान केंद्रों पर सांगठनिक ढांचा मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष 19 नवंबर को पार्टी के 10 जिला कार्यालयों का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करेंगे और तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने के वास्ते राज्य की 3 दिन की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में पार्टी के नेता पंजाब में नरेंद्र मोदी सरकार की 160 लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाएंगे और राज्य में उन पर हुए काम से लोगों को अवगत कराएंगे। अब बीजेपी ने अकाली दल से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बिन बैसाखी के बीजेपी न सिर्फ लड़खड़ा सकती है बल्कि चुनावी मैदान में औंधे मुंह गिर सकती है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी अकेले दम ना के बराबर है। अकालियों के साथ सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी 13 संसदीय सीटों में से 3 पर और 117 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 पर अपने उम्मीदवार उतारती थी, बाकी पर शीयद के उम्मीदवार होते थे। लेकिन अब की बार कृषि कानून की वजह से शीयद ने उसका साथ छोड़ दिया है। बावजूद इसके बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। वो साथी को मनाने की बजाय अकेले ताल ठोकने को तैयार हो रही है। लेकिन अगर बीजेपी पंजाब को बिहार समझने की कोशिश कर रही है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि पंजाब में किसान मतदाता किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। लेकिन इस वक्त तो अन्नदाता कृषि बिल को लेकर आक्रामक हैं। जाहिर तौर पर यह गुस्सा चुनाव के वक्त भी निकलेगा। ऐसे में बीजेपी को करारी मात मिल सकती है, यानी बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उस पर भारी पड़ सकता है।